हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल STS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग 3 बजे के क्लास में हम लोग मैथ की पढ़ाई किए हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि आज हमारा सैटरडे। आज मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया था मैथ की क्लास में कि आज हम लोग शाम की क्लास में इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर जो है हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसको देखेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास है राज्य एवं राष्ट्र की आय का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट को जानते हैं जो हमारा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो आप लोगों को इसका PDF भी दिया जाएगा। अगर आप लोग पूरा अटेंड नहीं करते हैं तो फिर आपको इसका PDF नहीं दिया जाएगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आय जानते हैं। आय क्या होता है? जो इस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तो पहले हम आय किसको कहते हैं वो जानते हैं। तो आय दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा, अच्छे से समझेंगे आप लोग, आय, ये क्वेश्चन पूछता है आय क्या है, तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उन कार्यों के बदले उन्हें जो पारिश्रमिक या उसको जो मजदूरी मिलता है उसको हम उस व्यक्ति की आय कहते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ, आय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इनकम, आय जो जिसको हम लोग इनकम बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक आता है, मतलब मजदूरी मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें। अगर हमारी क्लास में किसी तरह की आप लोगों को चेंजिंग चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं, मैं आपको क्लास में चेंजिंग लाऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो ये सब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग समझे आय क्या है। अब हम जानते हैं राज्य आय की दूसरी परिभाषा। अब हम लोग आय की दूसरी परिभाषा को समझते हैं। तो दूसरे परिभाषा के अनुसार आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश का आर्थिक विकास की स्थिति, ये इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट है। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति कर आकलन किया जाता है। आय वह मापदंड जिसके द्वारा देश के दोस्तों हम आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन जो है हम लोग आय के द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि देश के आर्थिक विकास का आकलन हम किसके द्वारा करते हैं तो हम लोग बोलेंगे आय के द्वारा। देश के आर्थिक विकास का आकलन हम लोग आय के द्वारा करते हैं। उसके बाद दोस्तों, देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, देश और राज्य को जो है आय के आधार पर उसे विकसित या विकासशील देश में रखा जाता है। किसके आधार पर? तो आय के आधार पर। तो हम लोग समझे कि आय के आधार पर ही हम लोग देश को विकसित या विकासशील देश के आधार पर श्रेणी में हम लोग आय के आधार पर रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार की आय। अब हम लोग क्या समझते हैं? इनकम ऑफ बिहार। बिहार की इनकम क्या है, और हम लोग हमारा टॉपिक है बिहार की आय। तो हम लोग अब बिहार की आय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहार जो है दोस्तों एक अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। बिहार क्या है? बिहार एक अत्यंत गरीब और पिछड़ा राज्य है जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रहती है। यहाँ गरीबी हमेशा जो है मौजूद रहती है। तो ये इनकम ऑफ बिहार जो अब हम लोग बिहार के आय के बारे में जानते हैं। तो पहले उसका एक इम्पोर्टेंस पॉइंट हुआ, बिहार जो है एक अत्यंत गरीब राज्य है, गरीब और पिछड़ा राज्य है जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रहती है। उसके दोस्तों सेकेंड हमारा टॉपिक है देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए थे। देश के जो निर्धनता अनुपात, गरीबी का जो आंकड़ा था, वो उसको योजना आयोग ने पहली बार मार्च 2009 में जारी किया था। इन आंकड़ों के अनुसार जो है दोस्तों बिहार जो है उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। किसके बाद? बिहार उड़ीसा के बाद जो है सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की जो है 41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। कहाँ की? तो बिहार की। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि बिहार के कितने % की आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो वो हमारा होगा 41.4%। तो ये आपका, अगर आपसे पूछा कि देश में योजना आयोग ने कब निर्धनता अनुपात आंकड़े जारी किए थे, तो ये होगा मार्च 2009 में। उसके बाद दोस्तों इन आंकड़ों के अनुसार जो है हमारा बिहार जो है उड़ीसा के बाद सर्वाधिक
गरीब राज था। उसके दोस्तों यहाँ के जो है बिहार की 41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो ये हमारा हो गया इनकम ऑफ बिहार। अब हम आगे जानते हैं, आगे अब हम बढ़ते हैं और गरीबी को जन्म देते हैं। ये आप लोगों का एक महत्वपूर्ण सबक है। क्या है? गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है। तो इस कथन को दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इस कथन को जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेंगर नर्कस, क्या नाम है दोस्तों? रेंगर नर्कस ने गरीबी के कुचर के रूप में व्यक्त किया था। किस कथन को? तो गरीबी को जन्म देती है, इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेंगर नर्कस ने गरीबी के कुचर के रूप में व्यक्त किया था। इस सार का मतलब दोस्तों गरीबी को जन्म देती है, इस सार का एक शाब्दिक अर्थ होता है गरीब इसलिए गरीब है। आप लोग ऐसे समझेंगे, गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उसकी अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब हो जाती है। तो इस सार का अर्थ हमारा यही होता है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है और गरीबी के कारण उनकी आय जो है कम होती है और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उसकी अगली पीढ़ी भी गरीब होती जाती है। तो ये हमारा गरीबी का एक कारण है, गरीबी को जन्म देती है। उसका अगर अर्थ पूछा आप लोगों से, आप ये लिख देंगे, अगर गरीबी को जन्म देती है, अगर आपको इसका अर्थ पूछा कि इसका मतलब क्या होता है तो आप इस सार को लिख देंगे कि गरीब इसलिए गरीब होता है कि उनमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी अशिक्षा नहीं होती है, उनकी आय कम होती है, उसकी अज्ञानता के कारण उनकी अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब हो जाती है। इस कथन को सबसे किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कुचर के रूप में व्यक्त किया था? तो रेंगर नर्कस ने। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम आगे समझते हैं और अब हम समझते हैं भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना आयोग जो निर्देशालय ने जो जारी किया था अपना नोटिस, उसमें जो है भारत के सभी राज्यों में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। किसकी? तो चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। उसके दोस्तों 2008-9 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये थी। अगर आपसे पूछा कि 2008-9 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो वह है 25,494 रुपया। 2008-9 के अनुसार, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि 2008-9 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है, और जबकि 2005-6 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपये है। बिहार में जितनी जनसंख्या है उसमें जो है टोटल 6,610 रुपये एक आदमी की आय है बिहार में, प्रति व्यक्ति आय। आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा कि 2008-9 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी तो हम बोलेंगे 25,494 रुपये, और उसके बाद 2005-6 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपये थी। कितनी? 6,610 रुपये थी। और इसमें कुल 38 जिले थे। बिहार में कुल 38 जिले हैं और इसमें सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो था वह पटना था, और सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो था वह शिवहर था। क्या था? 2008-9 में जो निर्देशालय ने जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें जो है बिहार में सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय पटना था और सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर था। आप लोग इसको समझ लेंगे। मैं फिर से समझा देता हूं कि 2008-9 में जो निर्देशालय ने अपना डाटा जारी किया था उसमें जो है पटना सर्वाधिक आय वाला जिला था और सबसे न्यूनतम आय वाला जिला बिहार में शिवहर था। और उसके अनुसार बिहार में 5-6 में जो है प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपये थी, और 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 रुपये थी। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय। अब हम लोग नेक्स्ट क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसको कहते हैं? आप लोग अब आगे अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आय दोस्तों, देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? आय। क्या बोलते हैं? को मूल्य को लगाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय में क्या होता है? देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है और सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं दोनों का जो कुल मूल्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। तो दूसरे शब्दों में हम समझने की प्रयास करते हैं,
कि वर्ष भर में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश भर में जो है एक वर्ष में टोटल जितने रुपए अर्जित होती है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम समझें तो हम कहेंगे कि एक वर्ष भर में देश में अर्जित कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का परिभाषा हुआ। अगर आप लोग पूछा आप लोगों से तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो अलग अलग प्रोफेसरों के अनुसार जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग है। जैसे मैं एक दो प्रोफेसर का नाम लेके आप लोगों को समझाता हूँ। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, क्या प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार जो है हमारा किसी देश में श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार का सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा है किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। तो प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा है राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ तथा भौतिक आय का वह भाग है जिससे विदेशों की प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो एक सिंपल भाषा में अगर आपसे राष्ट्रीय आय पूछा कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी परिभाषा को लिखे तो हम लोग लिखेंगे किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। या लिख सकते हैं देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं, चाहे वो विदेशी आय से ही क्यों ना हुआ हो। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। उसके बाद हम पढ़ते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है। जो शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो गवर्नमेंट शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है। अब हम इसकी परिभाषा को नेट नेशनल इनकम क्या है हम लोग इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय जब भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय की कुल रूप से आकलन किया जाता है। भौतिक मतलब क्या हो गया, तो भौतिक मतलब आपका हो गया जिससे मूल के रूप में आंका जा सके। भौतिक का मतलब क्या हो गया, मूल के रूप में आंकना। भौतिक अथवा अभौतिक का मतलब हो गया जो अदृश्य रूप से साधनों की वृद्धि करता है। तो भौतिक आप लोग यहाँ समझेंगे, यहाँ भौतिक और अभौतिक दोनों का बहुत बड़ा अर्थ है। तो भौतिक का अर्थ हो गया मूल के रूप में आंका जाता है, जिसे हम मूल के रूप में पैसा के रूप में आंकते हैं उसको हम लोग भौतिक कहते हैं। और अभौतिक जो अदृश्य रूप से संसाधनों की वृद्धि करता है, अदृश्य जो हमको दिखता नहीं है लेकिन वो वृद्धि कर रहा है तो उसको हम लोग अदृश्य बोलेंगे। तो भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय की कुल मात्रा, उससे जो है कुल मात्रा प्राप्त होती है। कुल मात्रा इसको हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, लेकिन प्राप्त कुल मात्रा के रूप में आकलन किया जाता है, तब इसे कुल उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं जब इसका आकलन किया जाता है। और इस उत्पादन के क्रम में भौतिक और अभौतिक दोनों के उत्पादन के क्रम में जो हमारा खर्च होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रुपया बचता है उसको हम लोग नेट नेशनल इनकम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को हम शुद्ध राष्ट्रीय आय समझा देते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि हमारे पास जितनी आमदनी हुई उसमें से जितना खर्चा हुआ था उसको घटाने के बाद जो हमको बचता है उसको हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगेन रिपीट मैं करता हूँ कि हमारे पास जितना रुपया आया सामान बेचने से, उसमें सामान बनाने में हमको जितना खर्चा हुआ उसके बाद जो हमें बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय। उसी को अगर परिभाषा में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सभी भौतिक अथवा अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय की कुल रूप से आकलन किया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, कुल उत्पादन। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हम कुछ सामान बनाए उसको मार्केट, जैसे हम मार्कर बनाए, हम लोग मार्कर को बनाए, मार्कर को बनाने में
हमको जो कॉस्ट आया, जो मार्कर हमको बना, इसको बनाने में जो हमको कॉस्ट आया, उसके बाद कॉस्ट आने के बाद जो हमको इसमें प्रॉफिट हुआ, तो जो कॉस्ट आया उसको हम लोग इसको जितना में इसको हम बेचे उसमें से घटा देंगे। उसके बाद जो हमको बचेगा वो हमारा हो जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो राष्ट्रीय आय को दोस्तों भारत में जो है सांख्यिकी विभाग, मतलब दोस्तों सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय की आकलन करता है। हमारे जो देश में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो ये सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और इस कार्य में दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसकी सहायता करता है। ये जो हमारा आकलन करता है उसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो आकलन करता है उसकी मदद करता है। फिर से रिपीट करते हैं मैं आप लोगों को कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, और इसको इस आकलन में जो मदद करता है वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी मदद करता है और इसकी सहायता से ये लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या हो गया हमारा? उपयोग व्यय प्लस विनियोग। किसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय? उपयोग व्यय, जो खर्च हुआ उपयोग व्यय, उसके बाद विनियोग, इन्वेस्टमेंट, दोनों के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। कंपोजिशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के जोड़ को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय आय में क्या होता है? उपयोग व्यय और विनियोग दोनों ज्वाइंट हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे y = उपयोग व्यय C + I। क्या लिखेंगे? y = C + I। ये भी कहीं कहीं लिखा होगा y + C + I, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे पता चले राष्ट्रीय आय के अंतर्गत में किन किन प्रकारों से हमें आय होती है, कैसे किन किन प्रकारों से हमें आय होती है, इसको हम लोग अब चर्चा करते हैं। और राष्ट्रीय आय की धारणा जो है हम 3 तरीकों से करते हैं। कैसे? राष्ट्रीय आय की जो धारणा है वो हम लोग 3 तरीकों से करते हैं। पहला सरल घरेलू उत्पाद। पहला क्या करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। पहला हमारा क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म हो गया GDP, जिसको भारत सरकार अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया था कि हम लोग जो है भारत में बने सामान को खरीदें, जिससे हम लोगों का GDP सुधरेगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा हमारा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है दूसरा हमारा? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसको बोलते हैं? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों हम इसका एक एक करके परिभाषा भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या? एक एक करके परिभाषा भी पढ़ने वाले हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। उसका थर्ड हमारा हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? नेट नेशनल इनकम, इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमारा राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है वह 3 तरीके से हो गई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग GDP फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया। दूसरा कुल या सकल उत्पाद, जिसको GNP बोलते हैं। और थर्ड NNP, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय आय की धारणा हम लोग कितने तरीके से करते हैं? 3 तरीके से। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग राष्ट्रीय आय की धारणा कितने तरीकों से करते हैं? तो राष्ट्रीय आय की धारणा जो हम लोग 3 तरीकों से करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम एक एक करके इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि आप लोग अपना अटेंडेंस बना दें, जो हमारे क्लास को भी अटेंड कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट जो है अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो अपना अपना भी अटेंडेंस बना दे। मैं आप लोगों का अटेंडेंस का वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। आप लोग 1 मिनट के अंदर में अपना अटेंडेंस बना देंगे। जल्दी जल्दी आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएं, तब हम लोग जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद। तो पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाए जल्दी जल्दी।
तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना दिए सभी स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके सभी की परिभाषा जानते हैं कि किसको हम लोग कैसे परिभाषा करें सकल घरेलू उत्पाद। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा जो मैं आपको अभी लोग बताऊं तो आप लोग इसकी परिभाषा को याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछता है। तो हम लोग बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। तो पहला हमारा हो गया सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिस पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, और ये आपका आकलन भी होता है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट कम है तो ये हमारा फर्क पड़ता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब हम अपने देश में कितने उत्पादन करते हैं इसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और जीडीपी अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम लोग उतने ही विकसित देश कहलाएंगे। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भारत में बने प्रोडक्ट को खरीदें और उसको यूज करें, जिससे हमारे देश की जीडीपी सुधरेगी। तो सकल घरेलू उत्पाद एक देश की सीमा के अंदर, क्या देश की एक देश की एक सीमा के अंदर किसी भी दी गई पराया एक वर्ष में, कितने पराया एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, मतलब एक वर्ष के अंतर समस्त उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। आपको मैं इसको दूसरे परिभाषा से आप लोगों को समझाता हूँ। तो किसी देश में किसी दिए गए वर्ष सामान्यतः एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, कुल मात्रा जो है उत्पादित की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि एक देश की एक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के अंतर जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का कुल बाजार का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या दूसरी परिभाषा में कि एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। परिभाषा के अनुसार समझिए, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोडक्ट इज एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। आप लोग इसको समझ लिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेंगे। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम पहला समझ लिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है। अब हम सेकंड समझते हैं कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद, ये दोनों में बहुत बड़ा और बहुत अंतर डिफरेंस है। आप लोग दोनों को एक नहीं मान लेंगे। तो हम लोग कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा जानते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों एक देश में एक साल के अंतर्गत, क्या फिर से समझिए, एक देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, किसका? सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य को हम लोग कुल राष्ट्रीय आय जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय आय जीएनपी कहते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कुल राष्ट्रीय आय का उत्पादन पता लगाने के लिए हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, क्या है? कुल राष्ट्रीय आय का जो उत्पादन पता लगाते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित, सकल घरेलू उत्पाद में तो देशवासियों द्वारा विदेश, जो भारत के लोग विदेश में रह के उत्पादन कर रहे हैं उसकी सेवाओं का जो मूल्य जोड़ दिया जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं जो भारत से बाहर जो भारत के व्यक्ति सामान बनाए और भारत के अंदर में जो विदेशी व्यक्ति सामान बनाए, दोनों के मूल्य को घटा दिया जाता है तथा विदेशी के देश को जो देश के बाहर जो भारतीय सामान बनाए उसके देश के बाहर, मतलब भारत का कोई कंपनी जो है देश के बाहर जैसे अमेरिका में जो सामान बनाया उसके मूल्य को जोड़ दिया जाता है और भारत में जो सामान बना, भारत में जो सामान बना और भारत में जो अमेरिका की कंपनी सामान बनाई उसको हम लोग घटा देते हैं। फिर से समझिए जीएनपी का पता हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों जीएनपी का पता करने के लिए हम लोग, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, हमारा देश भारत हुआ तो भारत के लोग जो है अमेरिका, भारत की जो कंपनी है वो अमेरिका में सामान बनाई। कहाँ बनाई सामान? अमेरिका में। तो अमेरिका के
तो अमेरिका में जो व्यक्ति सामान बनाया, भारत की जो कंपनी बनाई, उसको भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाता है। और भारत में जो अमेरिका की कंपनी सामान बनाई, उसमें उसको घटा दिया जाता है। तो वो हमारा हो जाता है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एग्जाम्पल फॉर, जैसे भारत और चीन का मैं लेता हूँ। फिर से आप लोग एक बार समझे। अब दूसरे देश, भारत और चीन के अनुसार 3 को देश लेते हैं, भारत, चीन और अमेरिका। 3 को देश हम क्या सब लेते हैं? भारत, चीन और अमेरिका। तो भारत जो है, भारत की जो कंपनी है वो चीन में अपना सामान बनाई। कहाँ बनाई? चीन में अपना सामान बनाई। तो भारत की कंपनी जो चीन में सामान बनाई, उसमें भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग उसको जोड़ देंगे। लेकिन भारत में जो अमेरिका की कंपनी जो सामान बनाई, हम लोग उसको घटा देंगे। तो जो देश में बनाया उसको हम लोग घटा देंगे, जो बचता है वो हमारा हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आप लोग इसको समझ लेंगे। आप लोग समझ भी गए होंगे। मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ लेंगे। अब हम लोग समझते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया, नेशनल प्रॉफिट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीएनपी। कुल या सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग शॉर्ट में जीएनपी कहते हैं। और देश के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बहुत ही जरूरी है। हम देश में बने सामान का उपयोग करें, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करता है। अब हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझते हैं, जिसे मैंने अपने थोड़ा देर पहले आप लोगों को समझाया। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ता है, जो राष्ट्रीय उत्पादों को प्राप्त करने के लिए हमको जो खर्च करना पड़ता है, अतः कुल खर्च करने के बाद जो हमारे पास बचता है, जिसको हम लोग बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को समझाया था। तो जीएनपी एनएनपी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा दिया था। तो उत्पादन के बीच जो है इसी वितरण में किया जाता है। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में से कच्चे माल की कीमत, जो हमारा जीएनपी व कच्चे माल की कीमत पूंजी की घिसावट एवं बरामद किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय, एनएनपी कहते हैं। तो हम लोग क्या समझे अभी? हम लोग समझे राष्ट्रीय आय की धारणा का गणना करना। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम आज के क्लास को अपना यहीं एंड रखते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे भारत की राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में? भारत की आय का ऐतिहासिक परिवेश, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ, ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। और ये कल के क्लास में आप लोगों का एंड हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग क्या सब डिस्कशन करेंगे? भारत का राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना और कठिनाइयाँ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें यहाँ मैसेज कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में हमारे इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए बोलिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बहुत कम ही स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो अगर अपने 10-10 स्टूडेंट्स को बोलेंगे जो 10th के एग्जाम देंगे, तो फिर हमारा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा अच्छे से। तो आप लोग क्लास एंड होता है आप लोगों का, आप लोग अपने नाम के साथ हमें मैसेज कर देंगे, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।